हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 ऑफ चैप्टर नंबर 7 मेंस्ट्रुएशन। तो प्रॉब्लम सेट 7 के कुछ क्वेश्चंस बाकी है, तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और फिर बस 2 क्वेश्चन बाकी रह गए, दैट इज 11 एंड 12 जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमारा 9th वन, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क एंड द लेंथ ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ट्विस्टेड नजर आ सकता है आपको, लेकिन अगर मान लो कि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब जो हमारा सेक्टर है ना सर्कल का, उसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब पहले ये रेडियस दिया है, ओके। और आगे जो यहाँ पे ये दिया है ना 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये उस सेक्टर का एरिया दिया है। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस मतलब ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है, एंड दैट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, दैट इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बड़ा ट्विस्टेड है, तो समझ जाना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, और लॉजिक सी बात है यार, तुमको इतना तो पता ही होगा कि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, बरोबर। और जो हमारा जो रेडियस है उसका तो नॉर्मल यूनिट होगा, दैट इज सेंटीमीटर होगा सिर्फ। तो ये जो है वो रेडियस है और ये जो है वो एरिया ऑफ द सेक्टर है। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर दिया है 15 पाई। अच्छा, ये पाई क्यों दिया है वो टेंशन मतलब, वो तुम अपना दिमाग खाली फोकट उसमें दोहराओ मत, आप लिख दो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस जो आर से डिनोट होगा दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, यानी कि वो जो आर्क है ना उसका मेजर फाइंड करना है, मतलब वो कितने डिग्री का है वो हमको फाइंड करना है। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। ओके, पहले तो मैं आपको है ना इसको समझाती हूँ अच्छे से, जैसे कि फिगर के बिना आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो पहले क्या करो, एक सर्कल बनाओ और एक सेंट्रल एंगल बनाओ, क्योंकि सेंट्रल एंगल से पता चल जाएगा ना, क्योंकि सेंट्रल एंगल ही तो हमको क्या करता है, सेक्टर दिलाता है। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा ओ ने, इसको यहाँ पे सेंटर को ओ दे देते हैं, और इधर ये हमारा सेक्टर हो गया, सॉरी ये जो हमारा आर्क है उसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। तो अभी देखो ये जो आर्क है और ये जो हमारा सेंटर है, इसके बीच में ये जो होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। तो ये सेक्टर है हमारा, तो इस सेक्टर का आपको एरिया दिया है दैट इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और इस सेक्टर का रेडियस दिया है दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये एओ और बीओ हमारे रेडियस हो गए दैट इज 6 सेंटीमीटर के। हमको क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारा आर्क है, ये जो आर्क है इसका हमको मेजर फाइंड करना है। इसका मेजर फाइंड करना है मतलब वो जो कितने डिग्री का होगा वो फाइंड करना है। एंड नंबर 2 हमको इस आर्क का लेंथ भी फाइंड करना है, मतलब इसका मेजर भी फाइंड करना है और इसका हमको लेंथ भी फाइंड करना है, तो दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मेजर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि जो हमारा ये सेंट्रल एंगल होगा, जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा वही इसका भी हमारा मेजर हो जाएगा। याद है ना कि ये सेंट्रल एंगल और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क होता है, इन दोनों का मेजर इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मेजर निकालेंगे, और वो किससे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टू फाइंड में हम लोग लिख देंगे, टू फाइंड में हम लोग लिखेंगे कि हमको मेजर ऑफ एन आर्क फाइंड करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो पहले मेरा फोकस यहाँ पे इस पे रहेगा, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का काम है। आपको एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला ही यूज करना है। जैसे कि क्या होता है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला, पता है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू टीटा। टीटा मतलब हमारा सेंट्रल एंगल, ठीक है, अपॉन 360 डिग्री इनटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे टीटा की वैल्यू हम कुछ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि टीटा ही हमारा क्वेश्चन मार्क है, याद रखना। ओके, कैसे पता चला टीटा ही क्वेश्चन मार्क है? अरे इतने तो स्मार्ट हो ही। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना दिया है, 15 पाई, तो इसके नीचे लिखो 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर मत लिखना, टीटा क्वेश्चन मार्क है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री इनटू, यहाँ पे देखो बच्चा पाई की वैल्यू कुछ मत पुट करो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि मैं समझाती हूँ। देखो ये पाई और ये पाई वैसे भी कैंसिल होने ही वाला है, तो पाई की वैल्यू मत पुट करना। और आर कितना है, आर है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये 15 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 36 वन जा और ये 0, तो यहाँ पे क्या बचा, और ये पाई आप कैंसिल कर सकते हो बिंदास। जिसको नहीं समझा कि ये पाई कैसे कैंसिल हुआ तो मैं बताती हूँ, रुको। अब ये 15 पाई है तो 50 पाई इधर ही रहने दो। थीटा को देखो, काम करना, थीटा को सिर्फ इधर ही रखो, और ये जो हमारा 10 जो यहाँ पे डिवाइड में है वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर हमारा पाई मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा पाई, ओके, डिवाइड में आ जाएगा पाई, तो ये कैंसिल, तो 15 इंटू 10 करो, क्या बचा 15 इंटू 10 इज इक्वल टू थीटा। सो देयरफॉर देखो थीटा मिल गया हमको, 15 इंटू 10 होता है 150, तो यानी कि थीटा की वैल्यू हमको 150 डिग्री मिली। याद रखना ये एक एंगल होगा, ओके, ये एक एंगल होगा तो इसका डिग्री में आएगा आंसर। तो यानी कि हम बोल सकते हैं अगर हमारा थीटा यहाँ पे ये अगर 150 डिग्री है तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क है इसका मेजर भी हो जाएगा 150 डिग्री। तो मेजर ऑफ द, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर, ये लास्ट में ऐसे लिखो, लास्ट में मतलब अभी बाकी है, और देयरफॉर मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर हुआ सबको, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका लेंथ कितना है, मतलब ये कितने सेंटीमीटर का है वो बताओ। तो देखो आपको इसको आप दो वे में कर सकते हो। लेंथ ऑफ एन आर्क अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास दो फॉर्मूला है। एक तो खुद लेंथ का फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, एक तो ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है वो जो ए और एल के बीच में रिलेशन बताता है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। तो मुझे लगता है ये ज्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास है, ओके, और हमको आर भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, मतलब कि आर भी है हमारे पास, आर भी हमारे पास है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ओके। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो क्या करना है अभी आप ही बोलो। चलो ये ऊपर वाला यूज कर देते हैं, बहुत बच्चों को दिमाग में ये नीचे वाला नहीं जा रहा, नीचे वाला भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा ना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क को इस फॉर्मूला से, ऊपर वाले फर्स्ट फॉर्मूला से यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी नाउ हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एल से। इसका फॉर्मूला देखो बच्चा पार्टी ध्यान से देख लेना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। तो यानी कि यहाँ पे L इज इक्वल टू थीटा, देखो अभी ताजा मिला है ना, तो इधर पुट कर दो 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेंगे, अभी यहाँ पे तो पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि लेंथ ऑफ एन आर्क भी हम लोग पाई में आंसर दे दे, नहीं पाई में नहीं देते, रहने दो। तो इधर हम लोग पाई की वैल्यू, वैसे यहाँ पे कोई 7 के मल्टीपल में नहीं है ना, हाँ, तो 3.14 ही रहने दो, 3.14 ले लो। और आर हमारा 6 है, रेडियस ऑफ द सेक्टर 6 है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो या इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 6 1 6, 6 6 हो गया 36। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, इन दोनों को कर दो, 3 के टेबल में जाएगा ना, 3 2 6, 3 5 15, फिर ये 2 हो गया कैंसिल। अरे वाह, मजा आ गया। तो L इज इक्वल टू क्या बचा, 5 इंटू 3.14 बचा, तो 5 इंटू 3.14 कर दो, बस हो गया, आंसर आ गया। तो 3.14 इंटू 5, तो 5 4 हो जाएगा 20, 5 1 5, 6 7 हो गया, एंड 5 3 हो जाएगा 15। पॉइंट के बाद 2 है ना डिजिट, तो 1 2 इधर आ जाएगा। तो आंसर है लेंथ ऑफ एन आर्क इज 15.70 लिख सकते हो या सिर्फ 7 लिखो। और क्योंकि ये लेंथ है तो याद रखना इसका यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, ओके। लेंथ बाबा, लेंथ तो सेंटीमीटर में होगा ना उसका यूनिट सिर्फ, तो द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 15.7 सेंटीमीटर, ओके। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो बस समझना था। चलो अभी हम लोग फटाक से क्या करेंगे, 10th वन करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क जो है ना वो पाई के फॉर्म में भी दिया होगा, शायद आपके पीछे पाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द सेक्टर जो है ना वो पाई के फॉर्म में दिया था आंसर। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि पीछे का आंसर और मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, बट देखो बहुत ही ईजी है। अगर आप लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला पाई के फॉर्म में भी, मतलब सॉरी, लेंथ ऑफ एन आर्क का जो आंसर है वो पाई के फॉर्म में भी ला सकते हो। जैसे कि देखो वी नो दैट 3.14 मतलब हमारा ये पाई का वैल्यू ही है ना, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो पीछे देखो आपको ये आंसर दिख रहा होगा, 5 इंटू पाई यानी कि 5 पाई
और सेंटीमीटर होगा, ऑब्वियसली सेंटीमीटर होगा। तो 5 पाई भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखो, राइट है। समझा ना ये, मतलब देखो 3.14 मतलब पाई होता है ना, तो यानी कि 5 इंटू पाई, मतलब ये आंसर पाई के फॉर्म में है, ये विदाउट पाई के फॉर्म में है। अब आप बोलोगे मिस कौन सा लिखना है, हमको कैसे पता? तो मैं बोल रही हूँ कि दोनों में से कुछ भी लिखो, आपको राइट मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th वन। 10th वन थोड़ा सा देखो ध्यान देना, हाँ यहाँ पे अलग है, कुछ अलग चीज मिलने वाला है इसमें तुमको, तो बरोबर एकदम ध्यान से देखना। क्या बोला है देखो, इन द फिगर, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर है, क्या दिया है, सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पी। तो यहाँ पे देखो ये सेगमेंट ए बी जो है ये क्या है, सर्कल का कॉर्ड है, और इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है P, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, PA जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर, ओके। ये PA और PA याद रखना रेडियस है, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि PB भी जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज रेड आई ऑफ द सेम सर्कल, बट छोड़ो वो, मैं ऐसे ही समझा रही थी। एंड यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड AB जो है, कॉर्ड AB, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर P इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये जो कॉर्ड AB है ना, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं, M ले लेते हैं, तो ये PM की बात हो रही है, तो यहाँ पे PM जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है। और जब भी याद रखना कि ये हमारा कॉर्ड है, ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब ये राइट एंगल होगा, ओके। अब आप बोलोगे मिस कहाँ पे दिया है राइट एंगल, आपने राइट एंगल कैसे मान लिया इसको? अरे बाबा ध्यान से सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत बचपन में किया रहता है हमने, बट हमको वो पता नहीं होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड AB है, इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो मतलब PM कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है वो कोई ऐसा वैसा डिस्टेंस नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, इस बाजू से भी और इस बाजू से भी, वो आप ध्यान में रखना। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपको पाई की वैल्यू ये लेनी है और √3 की वैल्यू ये लेनी है। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। तो हमको क्या बोला है कि आपको ये शेडेड रीजन जो है ना, ये इसका एरिया फाइंड करना है। मुझे बताओ ये शेडेड रीजन क्या है, सेगमेंट है कि सेक्टर है? सेगमेंट है कि सेक्टर है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, वेरी गुड। ऑब्वियसली ये हमारा सेगमेंट है, तो ये हमारा क्या है, सेगमेंट है। तो हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है ना। देखो सेगमेंट कैसे फॉर्म होता है, एक सर्कल होता है और एक कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो उन्हीं को सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, और इसके ऊपर वाला भी ये पूरा सेगमेंट है। तो ऊपर वाला हो गया ये वाला मेजर सेगमेंट और नीचे वाला हो गया माइनर सेगमेंट। तो हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अच्छा, आपके पास फॉर्मूला बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर मैं बोलूं इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, या जो भी है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, बोलो जल्दी से, वेरी गुड, R² ब्रैकेट ओपन पाई इंटू टीटा, एक मिनट, पाई इंटू टीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन टीटा डिवाइड बाई 2। याद है ना ये फॉर्मूला, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, ये फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता। अभी आप बोलोगे मिस क्यों? देखो नंबर 1, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 R चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द सेक्टर, जो भी बोल सकते हो आप, जो कि हमारे पास है, हमको टेंशन लेना नहीं है। तो रेडियस हमारे पास 8 है, चलो बढ़िया बात है। दूसरी चीज हमको जो चाहिए वो चाहिए पाई की वैल्यू, तो पाई भी हमारे पास है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टीटा। टीटा मतलब सेंट्रल एंगल, जो हमारे पास नहीं है। देख लो, आप बोलोगे मिस ये 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री थोड़ी ना सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल तो ये हुआ ना, ये वाला APB, ये एंगल है। और मैं एक बात बताती हूँ, ये सेंट्रल एंगल मिल भी जाएगा ना तो भी हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। अब आप बोलोगे अरे ऐसा कैसा? तो आपको याद है जब मैंने आपको ये सेगमेंट का जो फॉर्मूला बताया था, उसमें एक कंडीशन रखी थी, क्या, कि जो टीटा है, टीटा की वैल्यू जो है, टीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री या लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। अगर टीटा की वैल्यू इस रेंज में आएगी तो ही हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन टीटा है और साइन की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60 और 90 तक ही पता है। अगर मान लो टीटा आ गया, हमारा आंसर मान लो 150 डिग्री आ गया,
तो आप साइन 150 डिग्री बता पाओगे क्या? नहीं बता पाएंगे। साइन 150 डिग्री किसी को पता है क्या? साइन 150 डिग्री, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे लगेगी ना, तो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है, आपको थीटा मिलेगा लेकिन वो कुछ अलग मिलेगा, वो 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा मिलेगा, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे हम? ये जो हमारा जो सेगमेंट है उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो दो बहुत इजी है। मैं पहले तो देखो, पहले तो मैं आपके लिए क्या क्या करने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको थीटा निकाल के दिखाऊंगी जो आपको कुछ 120 डिग्री मिलने वाला है। अब आप बोलोगे कैसे, वो मैं तुमको बता दूंगी, उसका तुम फिक्र मत करो। ये जो एंगल है ना, ये पूरा, ये जो एंगल APB है वो आपको थीटा होगा एंड दैट इज सेंट्रल एंगल और 120 डिग्री मिलेगा। लेकिन हम ये इस फॉर्मूला में यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका आपको एरिया निकालना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पूरे सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। सॉरी सेगमेंट नहीं, सेक्टर हो गया ना ये तो। हाँ, हम ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और उसमें से हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया जो है ना, ट्राइंगल का एरिया वो माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया तो पता ही है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मिल जाएगा, वो टेंशन मत लो। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से हम लोग अगर ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस करेंगे तो बचा कौन? बचा यही बचा ना, शेडेड रीजन ही बचा ना। तो आपको इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। क्लियर हो गया कैसे प्रोसेस करना है? ठीक है, ओके। जिसको नहीं क्लियर हुआ ना तो टेंशन मत लो, रुके रहो, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स ये 3 मार्क्स के लिए आता है। मतलब छोटे मार्क्स के लिए तो आएगा ही नहीं, ये समझना ही मत, 3 से 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो चलो अभी हम लोग अपने सोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले ना आपको ये जो फिगर है ना उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को M मानना पड़ेगा, और यहाँ पे आप बिंदास ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना सकते हो, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनना, मैं जो अभी बोलने वाली हूँ आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पहली बात तो बेस नहीं है, मतलब ए भी हमारे पास बेस नहीं है, तो वो पहले हमको निकालना पड़ेगा। फिर हमको ये भी निकालना है, क्या निकालना है, ये थीटा, ये जो पूरा सेंट्रल एंगल है ना APB, ये भी हमको निकालना है। ये सब कैसे निकालेंगे ना मैं बताती हूँ। तो नंबर 1 सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला ट्राइंगल लो, ध्यान से सुनना, ये वाला ट्राइंगल मैं अभी आपको प्रूव करूंगी कि ये जो ट्राइंगल है ना वो 30 60 90 ट्राइंगल है। कैसे देखो, इन ट्राइंगल PMA सबसे पहले तो देखो एंगल M जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल M 90 डिग्री है। और देखो यहाँ पे जो साइड गिवन है जरा ध्यान से देखना, 90 डिग्री के अपोजिट में ये जो साइड होगी ये हाइपो होगी, बरोबर, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे देखो जरा कि ये जो PM है, ये जो PM जो साइड है, यहाँ पे देखो ये जो PM है वो क्या है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस है, दैट इज हाफ ऑफ PA है। ये तो चीज गिवन है ना, देखो PM 4 है और PA 8 है, तो यानी कि ये जो PM है वो 8 का आधा है। तो देयरफॉर यहाँ पे है कि नहीं है, ऑब्जर्व किया कि नहीं, यहाँ पे देखो ये जो साइड है PM वो PA का आधा है, 8 का आधा है। तो मतलब हम ये हक से बोल सकते हैं कि इस साइड के अपोजिट में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल होगा बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम ये बिंदास बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोलेंगे बाय कन्वर्स, यहाँ पे कन्वर्स यूज हुआ याद रखना है, यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। जो हमारा कन्वर्स है वो क्या बोलता है कि अगर मान लो उस ट्राइंगल में एक ऐसी साइड है जो हाइपो की आधी है, तो इसका मतलब उस साइड के अपोजिट में जो ये एंगल होगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा, दैट इज एंगल PAM हो गया हमारा 30 डिग्री। अभी देखो लॉजिक सी बात है, अगर ये जो पूरा ट्राइंगल है, ध्यान से देखना मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री ले रहा है, एक एंगल 30 डिग्री ले रहा है, तो मतलब जो बच गया वो कितना होगा, ये बच गया वो हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल APM इज 60 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आ गया। तो अभी देखो अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला जो होगा ये भी 60 डिग्री ही होगा, ओके, क्योंकि सेम है, ये दोनों ट्राइंगल सेम ही है। तो हम बोल देंगे सिमिलरली हम बोल देंगे कि ये जो एंगल BPM है, एंगल BPM जो है ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा।
तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 60 प्लस 60 दैट इज 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। और जो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको जो सेंट्रल एंगल है ना वो थोड़ा बड़ा मिलेगा, दैट इज 120 डिग्री मिल गया। तो अभी हम लोग एंगल एडिशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एंगल APM प्लस एंगल BPM इज इक्वल टू APB, यानी कि एंगल APB जो है ये पूरा जो सेंट्रल एंगल है APB ये दो एंगल से बना है। एक तो ये एंगल, ध्यान से देखो, एक तो ये एंगल प्लस ये एंगल दैट इज एंगल APM, यहाँ पे लिखेंगे एंगल APM प्लस एंगल BPM, तो यहाँ पे हो गया एंगल BPM एंड दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों 60 60 है, ये 60 है ये भी 60 है, तो दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल APB मिल गया हमको 120 डिग्री। तो ये सेंट्रल एंगल मिल गया और ये काम आएगा, पता है क्यों? जब हम ये एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे ना, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालना रहेगा हमको, तो तब ये काम आएगा सेंट्रल एंगल, इसलिए इसको निकाल के रखा है हमने। तो पहले तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, सबको पता चला कि नहीं, क्या किया हमने, ये प्रोसेस पूरा क्लियर हुआ। देखो जिसको नहीं पता चला तो हमने क्या बोला, ये एक ट्राइंगल है और ये कौन सा ट्राइंगल है, ये कोई नॉर्मल ट्राइंगल तो है नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये जो साइड है वो हाइपोटेनस की आधी है, मतलब इस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का एंगल होगा। तो इस ट्राइंगल में दो एंगल है 90 और 30 के, तो जो बच गया ये बच गया, ये हो जाएगा 60, अगर ये 60 है तो ये भी हो जाएगा 60 और दोनों मिला के हो जाएंगे 120, तो ये पूरा एंगल मिल गया 120। क्लियर हो गया। अभी हमारा काम क्या है पता है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जाएंगे ना तो उसके लिए लगेगा हमको ये बेस लगेगा, बेस। तो AB निकालना है, तो AB कैसे निकालेंगे, पहले AM निकालेंगे, क्योंकि अभी हमको पता है ना कि ये जो ट्राइंगल है भाई वो 30 60 90 ट्राइंगल है। ओके 30 60 90 ट्राइंगल है, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये आराम से निकल जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, बट मैं बोलूंगी पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा, इससे अच्छा बेटर है कि आप वो 30 60 90 थ्योरम यूज करो। तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो वी नो दैट 60 डिग्री एंगल के अपोजिट में ये जो साइड होती है दैट इज √3/2 टाइम्स द हाइपो, तो इससे आपको AM मिल जाएगा। AM का जब हम डबल करेंगे तो आपको AB मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वी नो दैट परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद है आपको ये ना 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद पे लगने वाला है। तो पहले मैं धीरे धीरे आपसे बात करती हूँ, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होने ही वाला है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मतलब हॉट्स में कंसिडर किया जाएगा, इसको हॉट्स का वरदान मिलेगा इसको, बट प्रोसेस इजी अगर आपने समझा तो। अब देखो मैं बताती हूँ अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। देखो हमारे पास इतना आ गया है कि ये हमारा M है और ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल हमारा 30 60 90 ट्राइंगल है। तो अभी लिखेंगे नाउ, ध्यान से सुनो, नाउ हम बोलेंगे कि ट्राइंगल PMA इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, बरोबर, यस और नो, यस। अब मुझे बताओ कि हमको AM चाहिए, राइट? AM नहीं चाहिए, वैसे तो AB चाहिए, लेकिन AM नहीं मिलेगा तब तक AB नहीं मिलेगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल था, याद है ना? हाँ, तो 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो है हमारी AM। तो ये जो AM है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, याद करो ये वाला फॉर्मूला, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है AM, दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपो क्या है हमारा AP। तो देयरफॉर M इज इक्वल टू √3/2 इंटू AP है हमारा 8, हाइपोटेनस है 8, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, दैट इज हमको AM, सॉरी 2 2 जा तो 4 होता है, तो मुझे 2 2 जा 4 थोड़ी ना चाहिए, 2 4 जा 8 हो गया। तो यानी कि AM हो जाएगा 4 इंटू √3, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर। तो मिल गया, AM मिल गया है, लेकिन हमको AM नहीं AB चाहिए, ठीक है? अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी हम AB निकालेंगे, तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे AB जो होगा, ये जो पूरा AB है वो डबल है किसका? AM का डबल है, AM का डबल हो जाएगा। क्यों? तो रीजन में लिख देना, बहुत बड़ा रीजन आएगा, ये रीजन के मार्क्स हो गए, ठीक है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रीजन है, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब AM
इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है ये पूरा ए बी दैट इज डबल ऑफ ए एम भी बोल सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए एम, कितना ए एम है 4√3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ए बी इज इक्वल टू 2 4 जा 8, तो 8√3 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी सब कुछ आ गया है, अभी आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ टेंशन देना है। फटाक से अभी 2 काम करोगे, और वो 2 काम क्या है? नंबर 1 हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी पूरा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। एंड दूसरा काम हम करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे, सेक्टर कौन सा? पी डैश ए बी सी, सॉरी ए बी सी कहां से आ गया? ए बी मतलब ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी। ये 2 काम आपको फटाक से करने हैं, फिर आपको ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। और आपके मन में आ रहा होगा कि ये काम पहले क्यों नहीं किए? तो इसलिए नहीं किए, नंबर 1 हमारे पास सेंट्रल एंगल नहीं था जो हमने यहां से निकाला सेंट्रल एंगल, और फिर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करते लेकिन हमारे पास बेस का एरिया नहीं था, ए बी बेस था, तो वो भी हमने निकाल के रखा। ओके, समझा? चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल से। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है हमारा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। आप फॉर्मूला लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, चलो जान दो मैं भी लिख देती हूँ। ऐसे फॉर्मूला पूरा लिखो, टीचर को दिखना चाहिए फॉर्मूला। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है ए बी इंटू हाइट, हाइट होता है परपेंडिकुलर वाला जो ये है पी एम, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, ये देखो ये ताजा ताजा अभी मिला है तो 8√3 इंटू पी एम हमारे पास 4 है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो दैट इज इक्वल टू 8 2 जा हो जाएगा 16√3 एरिया है, तो याद रखना स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए। अच्छा, √3 की वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू √3 की वैल्यू बोलिए 3 पॉइंट, नहीं √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.73 इंटू 16, तो 6 3 जा हो जाएगा 18, 6 7 जा हो जाएगा 42 प्लस 1 43, एंड 6 1 जा 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। ओके, 0 1 3 जा हो जाएगा 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 6 7 2, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर है 27.68, क्योंकि ये एरिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल चुका है। अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, ये पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आगे का प्रोसेस है एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं पता है ना? पी डैश, और ये जो सेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग में देखो ये कौन सा आंक है, ये तो ए बी, पी डैश ए बी, एरिया ऑफ द सेक्टर। एंड इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा मतलब ये सेंट्रल एंगल, तो अभी सेंट्रल एंगल मिला है, एंगल ए पी बी मिला है हमको 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोला है, इंटू रेडियस, रेडियस हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 36 होता है, तो यहाँ पे बचा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों तो डिवाइड नहीं होंगे और ये दोनों भी डिवाइड नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लास्ट में डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो 3.14 इंटू 64 करते हैं, तो 4 4 जा हो जाएगा 16, 4 1 जा 4 + 1 5, 4 3 जा हो जाएगा 12, 0 6 4 जा हो जाएगा 24, 6 1 जा 6 7 8, एंड 6 3 जा हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 6 9 10, ठीक है, 8 9 10 हो गया, और यहाँ पे 2, यानी कि पॉइंट है 2 डिजिट, तो इधर पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मिला 200.96, लेकिन ये आंसर नहीं है, डिवाइड में 3 बाकी है, तो अभी मैं डिवाइड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 3 है, ओके, यहाँ पे थोड़ा नीचे लेती हूँ, ये 3 और 200.96 है ना, हाँ, तो 3 6 जा पहले तो हो जाएगा 18 बरोबर, 2 बचा 0, फिर से 3 6 जा हो जाएगा 18, तो 2 बचा, अब ये पॉइंट है तो पॉइंट, और इसके नीचे आ जाएगा हमारा 9 बरोबर आ रहा है ना आंसर, हाँ। तो यहाँ पे 3 9 जा हो जाएगा 27, तो 2 बचा और नीचे आ जाएगा हमारा 6, तो 3 8 जा हो जाएगा 24, फिर हमारा बचेगा 2 0,
तो 3 6 हो जाएगा 18, तो ये 3 6 18 चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे 6 6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। तो इनका डिवीजन है ना अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, दैट इज 66.99 ले लो, ठीक है, क्योंकि देखो आंसर क्या आ रहा है 66.986666 ऐसे चलता रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे अप टू 2 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे। तो अगर आपने 98 भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इधर 5 से बड़ा नंबर है तो इसको एक नंबर से इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे 66.99 हो जाएगा। अगर आपने 66.98 भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी फाइनली आ जाते हैं जो हमको करना है, इतना परिश्रम हमने किया जिसके लिए कि ये देखो पहले तो शेडेड रीजन ये हमारा और ये एक सेगमेंट है, तो इसका एरिया निकालना था। वैसे तो हमारे पास सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थीटा 120 है इसलिए हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर पाए। तो अभी हम डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन जो है वो हो जाएगा दैट इज ये पूरे सेक्टर का एरिया लो पहले तो यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर P डैश AB माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, मतलब इस ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे, ओके। तो यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, समझा कि नहीं फॉर्मूला, समझा कि नहीं, यस और नो। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये पूरे सेक्टर का जो एरिया था, अब देखो ये ग्रीन कलर का जो पूरा है वो हमारा सेक्टर का एरिया है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो माइनस कर देंगे, तो ये रेड पोर्शन निकल गया, तो बचा कौन, ग्रीन में अभी सिर्फ यही बचा, तो मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया मिल गया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये देखो ये आया, ये सेक्टर का एरिया था, तो 66.99 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आई थिंक पीछे आया है 27 समथिंग आया था, 27.68 आया था, तो यहाँ पे नीचे लिख दो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया 27.68, तो यहाँ पे 66.99 माइनस 27.68 माइनस करो, 1 बचा, 3 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 16 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, 16 में से 7 गया तो 9, यानी कि आंसर है 39.31। बरोबर आ रहा है, हाँ बरोबर आ रहा है। तो क्योंकि ये भी एक एरिया है तो इसका भी यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, थोड़ा बड़ा है बट आई थिंक वर्थ है, अगर 4 मार्क्स के लिए आया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इजी है, बस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चंस बाकी है, तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, और उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।